प्रशांत सिंह फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। बेसिकली हम थोड़ा सा बैक स्टोरी देखेंगे कि यूरोपियंस इंडिया के लिए जो सी रूट डिस्कवर कर रहे थे उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, और उसके बाद हम एडवेंट ऑफ पुर्तगीज के बारे में आज कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है। ये जो माइंड मैप है ये फुली बेस्ड ऑन है मॉडर्न हिस्ट्री का बुक स्पेक्ट्रम के ऊपर, जो कि यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट के लिए, सीजीएल के लिए भी मान सकते हैं। सीजीएल मेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत सारे जो स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर इसका तैयारी करते हैं और वो कम समय में इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। तो इसके पीछे हम बैक स्टोरी देखते हैं कि यूरोपियंस के आने के पीछे मेन कहानी क्या था। 7th सेंचुरी में क्या होता है, रोमन इंपायर का डिक्लाइन होता है और उसके जगह पे कौन आते हैं, अरब्स पावर में आते हैं, जो कि कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं इजिप्ट और पर्सिया पे। ठीक, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन तुर्क्स का फॉल होता है और उनके जगह पे कौन आते हैं, अरब्स आते हैं। अरब्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, रेड सी और लैंड रूट पे कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। और वहाँ पे जो भी मर्चेंट्स उस लैंड रूट के थ्रू इंडिया को जाना चाहते थे, उन पे क्या क्या डिमांड करते हैं कि तुम इस्लाम एक्सेप्ट करो और टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये जो लैंड रूट था ये ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद जो यूरोपियंस के लिए ये बहुत बुरी बात थी, क्योंकि अगर किसी देश में ट्रेड ना हो तो उसका इकोनॉमी होता है वो बर्बाद हो जाता है। इसके लिए यूरोपियंस क्या किया उस समय, अल्टरनेटिव रूट को ढूंढने के लिए वो लोग सारे रिसर्च करने लगे, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होने लगी। तो अब देखते हैं कि उस समय क्या हो रहा था यूरोप में। तो 15th सेंचुरी की बात है। यूरोप में क्या होता है, फेडरलिज्म डिक्लाइन कर रहा था और स्ट्रॉन्गर मोनार्कीज पावर में आ रहे थे। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी फॉर्म हो रहे थे। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या था, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं वो शासन में मेजरली कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहे थे और उनके मतलब उनके कंट्रोल के अंदर में सब आ रहा था। तो उस समय की कहानी ये थी। तो उसके बाद क्या होता है, रेनेसेंस होता है वहाँ पे। रेनेसेंस ये जो टर्म है ये बेस्ड ऑन है रीजनिंग के ऊपर। इसमें क्या, रेनेसेंस में क्या होता था, मतलब बैक स्टोरी क्या थी इसकी, तो इसकी बैक स्टोरी ये थी कि 15th सेंचुरी के पहले यूरोप में क्या होता था, प्रीस्ट लोग जो कि क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो डोमिनेट कर रहे थे। उनकी मनगढ़ंत कहानियां और धर्म के नाम पे अंधविश्वास फैला हुआ था पूरे यूरोप में। तो फिर क्या हुआ, 15th सेंचुरी में वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, एजुकेशन का ग्रोथ होता है, जोग्राफिकल डिस्कवरी होता है, साइंटिफिक डिस्कवरी होता है। तो इन सब वजह के कारण से वहाँ के लोग एजुकेटेड होने लगे। सी बिल्डिंग भी उस समय डिस्कवर होने लगा था। तो एजुकेटेड लोग क्या करने लगे, इन मनगढ़ंत कहानियों को विश्वास करना बंद करने लगे और उनको फोकस करने लगे किस पे, रीजन पे और लॉजिक के ऊपर फोकस करने लगा। ठीक, तो ये उस समय की बात है। तो यहाँ पे जोग्राफिकल डिस्कवरीज के अंदर में क्या क्या आ सकता है, जोग्राफिकल डिस्कवरी में आता है जैसे कि सी रूट को ढूंढना हो गया, प्लस वर्ल्ड मैपिंग वगैरह धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। तो उस समय ऐसा जोग्राफिकल डिस्कवरी होता है। तो उसके अंदर एक मतलब हमने बहुत बार सुना होगा कि 1492 में कोलंबस क्या कर न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करने के लिए निकल गए थे, और 1498 में वास्को ड गामा, जो कि आज हमें पढ़ना भी है, 1498 में वास्को ड गामा कहाँ पे आते हैं, कालीकट इंडिया इंडिया की डिस्कवरी के लिए निकल जाता है। तो जोग्राफिकल डिस्कवरीज में ये सब आ जाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड का इंपॉर्टेंस भी उस समय बढ़ रहा था। ठीक, तो उसके लिए जो पुर्तगीज गवर्नमेंट थी और जो किंग थे वो अपने मर्चेंट्स को और ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा हौसला देते थे कि तुम नए नए वर्ल्ड में जाओ और नई नई सी रूट्स वगैरह डिस्कवर करो और हमारा ट्रेड इंक्रीज करे और उनको मोनोपोली भी प्रोवाइड कराते थे। तो अब आगे देखते हैं, इनिशियल एक्शन के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो अब इनिशियल एक्शन स्टार्ट करते हैं हम। इनिशियल एक्शन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेल्सिस, जो कि 1494 में हुआ था। ये ट्रीटी किसके किसके बीच में हुआ था, स्पेन और पुर्तगाल्स के बीच में हुआ था। तो आ जाते हैं मैप पे, जो कि यहाँ पे मैप में शो कर रहा है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेल्सिस। तो इसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन खींचा जाता है मैप पे, और वो वर्ल्ड वर्ल्ड मैप पे इमेजिनरी लाइन जैसे ये खींचा हुआ है, और इसके जो ईस्टर्न साइड में है, ऐसा फिक्स हुआ था इस ट्रीटी में कि ईस्टर्न साइड में पुर्तगीज सब अपना ट्रेड करेंगे और किंगडम एस्टैब्लिश करेंगे और प्लस रूल करेंगे, और वेस्टर्न साइड में स्पेन वाले लोग एस्टैब्लिश करेंगे। तो स्पेन वाले वेस्टर्न साइड के लिए निकल गए थे नए नए वर्ल्ड को डिस्कवर करने के लिए, नए नए देश को डिस्कवर करने के लिए, और पुर्तगीज वाले ईस्टर्न साइड में निकल चुके थे।
ठीक, तो इस ट्रीटी में मेजरली यही बात हुई थी, और ये मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। और वास्को ड गामा कैसे है, तो ये रहा, जैसे ये देखो, ये रहा यूरोप वाला रीजन पूरा, और यहाँ से अफ्रीका होते हुए ये रहा कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप से ये रूट पकड़ के, और यहाँ इंडिया में केरल के पास ये कालीकट है, तो यहाँ तक इनको आना था। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाल में कौन कौन ट्रेडर्स स्टार्ट करते हैं इंडिया को ढूंढने के लिए? बार्थोलोमियो डायस, जो कि 1487 में स्टार्ट करते हैं, और बार्थोलोमियो डायस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और क्या, और ये अफ्रीका के जो अफ्रीका अफ्रीकन सी के थ्रू होते हुए कहाँ पे आते हैं, यहाँ तक आते हैं, कैप ऑफ गुड होप तक आते हैं। तो और यहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक, ये इंडिया को डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। और इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं वास्को ड गामा आते हैं, जो कि मई 1498 में कहाँ पहुंचते हैं? कैप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ से चले, ये वाले रीजन है कैप ऑफ गुड होप, और यहाँ से इंडिया पहुंचते हैं कालीकट में। ठीक, केरल के कोस्ट पे कालीकट में। तो वास्को डी गामा को कौन, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आप सुधार लेना। गुजराती गुजराती पायलट हेल्प करते हैं अब्दुल मजीद, ठीक, इस जर्नी में इंडिया तक पहुंचने के लिए। ठीक, और उसके बाद जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचते हैं, तो उनका वेलकम कौन करता है? जैमुरीन, जो कि ग्रैंड वेलकम करता है वास्को डी गामा का, और ये कालीकट का रूल किंग रहते हैं जैमुरीन। ठीक है, वास्को डी गामा के बाद कैब्रल आते हैं, जो कि सितंबर 1500 में। तो इनके आने के पीछे का रीजन क्या था? इनको सिर्फ क्या करना था? ट्रेड करना था मसालों में। ठीक, और ये चाहते थे कि इंडिया में कालीकट में फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया जाए। इन मतलब ये ऐसा सोच कर आए थे, और जो भी इनको ऑर्डर भी मिला होगा वहाँ पे यूरोपियंस, इनके किंग के द्वारा। तो ये चाहते थे कि कालीकट में फैक्ट्री सॉरी, कालीकट में फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो जाए। ठीक, उसके बाद फिर कैपिटल के बाद फिर वास्को ड गामा आते हैं 1501 में। तो वास्को ड गामा का पॉलिसी क्या था? एक्सक्लूजन ऑफ अरब्स, अरब्स को इंडिया से हटाना इन द सेंस, उस समय जैसे इंडिया से बहुत सारा ट्रेड होता था, तो उसमें क्या क्या आते थे? जैसे चाइनीज लोग ट्रेड करते थे इंडिया से, अरब से ट्रेड करते थे, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे देश इंडिया में ट्रेड करते थे। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि अरब्स क्या किए थे? लैंड रूट को ब्लॉक किए थे, तो यूरोपियंस इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। तो उसके लिए वो ऐसा चाहते थे वास्को ड गामा कि जर्मनी से जो किंग है उनसे बात होकर, और बात करके और डिस्कस करके, और ये यूरोपियंस का यहाँ से इंडिया से प्रॉपरली हटा ही दिया जाए, एक्सक्लूजन कर दिया जाए कि यहाँ पे ये ट्रेड अच्छे से ना कर पाए। लेकिन जर्मनी इस बात पे सहमत नहीं होते हैं। ठीक, इसके वजह से क्या होता है? वास्को ड गामा और जर्मनी के बीच में जो रिलेशन था वो थोड़ा खराब होने लगता है। ठीक, और 1501 में जब वास्को ड गामा आते हैं, तो वो स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट्रीज कोची में, और सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कैनोर में। बेसिकली कालीकट में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुका था, कोचिन में हो गया, और कैनोर में, मतलब 3 फैक्ट्री स्टैब्लिश उस समय तक हो चुका था। अब हम बात करते हैं, तो पुर्तगाल्स के किंग थे। अब इसके बाद क्या, अपने गवर्नर को भेजने लगा और वाइसरॉय को भेजने, क्योंकि फैक्ट्री भी स्टैब्लिश हो गया था। तब उन सबको ट्रेड करने के लिए गवर्नर और वाइसरॉय को भेजने लगे, क्योंकि वो अच्छे से ट्रेड कर सकते थे। ठीक, तो फ्रांसिस्को दी एल्मीडा 3 साल के लिए आते हैं। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, 1505 से लेकर 1509 तक फ्रांसिस्को दी अल्मीडा इंडिया में रहते हैं। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, या मैं ही कर देता हूँ, 1 मिनट वेट। सो गाइस, हम यहाँ पे थे, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा के बारे में बात कर रहे थे, और ये थोड़ा सा मिस्टेक था, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया। 1505 से लेकर 1509 तक ये इंडिया में रहते हैं, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। इनका मेन एम क्या था? फैक्ट्री को बिल्ड करना, फोर्ट्रेस को बिल्ड करना रहता था, और नेवी को एक्सपेंड करने का इनका मेन एम था। और इनके समय पे कन्फ्लिक्ट हुआ था, 3 बैटल होते हैं। बैटल ऑफ चौवल होते हैं, फिर डबल होते हैं, जो कि 1500 में होते हैं। और इसमें इस बैटल में क्या होता है? इनको एक बहुत बड़ा लॉस मिलता है, क्योंकि इस बैटल में गुजराती और इजिप्शियन आपस में मिलकर इनसे फाइट करते थे। इसमें इनको क्या लॉस होता है? इनका जो सन था उसका डेथ हो जाता है। इसके बाद इसके 1 साल के बाद ही बैटल ऑफ ड्यू होता है, जो कि फेब 1509 में होता है। इसमें ये देते हैं कि क्रश कर देते हैं अरब्स के नेवीज को। यहाँ पे भी कर, तो गाइस हम यहाँ पे थे, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि बैटल ऑफ डी में फरवरी 1509 में क्या करते हैं? दो नेवी को एक साथ क्रश करते हैं। इसके बाद इनके समय में आता है ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये इनका मेजरली एम क्या रहता है? कंट्रोल करना, इंडियन ओशन को कंट्रोल करने का मेजरली एम रहता है। इनके बाद आते हैं अल्फांसो डी एल्बुकर, जो कि 1509 से लेकर 1515 तक इंडिया में रहते हैं, और इंडिया के वाइसरॉय रहते हैं। तो इनको बोला जाता है द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया।
एल्बुकर को इस नाम से जाना जाता है। इनका मेन एम क्या रहता था? कंट्रोल करना ईस्ट अफ्रीका को, रेड सी को, मलाका वगैरह एक्सेट्रा को, इनको कंट्रोल करना रहता था, ठीक है। और इनका इनका पॉलिसीज के बारे में जानते हैं, ये क्या क्या लाते हैं और इंडिया में इनके वजह से क्या क्या स्टार्ट होता है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं परमिट सिस्टम, जिसको कार्टे सिस्टम के नाम से जाना जाता है। कार्टे सिस्टम इन द सेंस मतलब कि ये एक लाइसेंस सिस्टम के नाम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन में कोई शिप है, इनको परमिशन लेना पड़ता था इंडिया से ट्रेड करने के लिए, और इंडियन ओशन को यूज के वाटर को यूज करने के लिए परमिशन और लाइसेंस लेना पड़ता था पुर्तगीज गवर्नर से। तो इसको बोला गया था कार्टे सिस्टम उस समय। ये गोवा को कंक्वायर करते हैं फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, जो कि आदिल शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो गोवा को 1510 में कंक्वायर करते हैं। प्रमोट करते हैं इंडियंस और पुर्तगीज का मैरिजेज को प्रमोट करते हैं, और एबोलिश करते हैं सती को। और इनके रिलेशन के बारे में बताया गया था। एक साउथ इंडिया के किंग थे, विजयनगर इंपायर के मोस्ट पॉपुलर किंग थे कृष्णा देवरैया के साथ इनका जो रिलेशन था बहुत अच्छा था, ठीक। तो उसके बारे में बताया गया है इस पॉइंट्स में। फिर आगे देखते हैं। इनके बाद 1515 के बाद 1529 तक क्या होता है? पीरियड ऑफ वैक्यूम इंडिया, मतलब पीरियड ऑफ वैक्यूम आ जाता है इस समय। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। तो हम यहाँ पे थे 1515 से लेकर 1529 के बीच में क्या होता है? पीरियड ऑफ वैक्यूम क्रिएट होता है। ये स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेना, मतलब थोड़ी बहुत स्पेलिंग में और थोड़ी बहुत गड़बड़ है, पर वो मैं नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक। तो अभी स्टार्ट करते हैं। इस समय क्या होता है? 6 गवर्नर आते हैं इंडिया में। बस 1515 से लेकर 29 के टाइम पीरियड में 6 गवर्नर इंडिया में आते हैं हुआ करने। और वास्को ड गामा आते हैं फिर कितना 1524 में वास्को ड गामा इंडिया में आते हैं, और इनको अपॉइंट किया जाता है वाइसरॉय के पद पे, ठीक। और इंडिया में आने के बाद ये इनका डेथ भी इंडिया में ही हो जाता है 1524 में। और 1529 में क्या होता है? कृष्णा देवरे जो कि इनका गुड रिलेशनशिप था पुर्तगीज पावर के साथ, इनका भी डेथ हो जाता है 1529 में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नीनो दी चुन्हा के बारे में, जो कि 1529 से लेकर 1539 तक इंडिया में रहते हैं। और इनके द्वारा किया गया मेन काम में क्या होता है? ये शिफ्ट कर देते हैं अपना हेडक्वार्टर। पहले जो 1503 में हेडक्वार्टर था कहाँ पे? कोचीन में था, तो कोचीन से ये गोवा शिफ्ट कर देते हैं हेडक्वार्टर। और आइलैंड ऑफ बेसिन जो कि 1534 में ये क्या करते हैं? बहादुर शाह ऑफ गुजरात, जो कि शाह किसके किसका हेल्प लेते हैं अगेंस्ट मुगल के। मतलब ये कहानी ऐसी है कि आइलैंड ऑफ बेसिन 1534 में इन पुर्तगीज को मिल जाता है। किन से? बहादुर शाह गुजरात से मिलता है। और शाह किसका हेल्प लेते हैं? पुर्तगीज का हेल्प लेते हैं मुगल के अगेंस्ट में, ठीक। और जीतने के बाद ये आइलैंड ऑफ बेसिन पुर्तगीज को मिल जाता है, ठीक। और इसके बाद क्या होता है? इंक्रीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल में, इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। एक्सपेंड पुर्तगीज कॉलोनीज को एक्सपेंड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? सेटअप किया जाता है फैक्ट्री को सेंट थॉमस मद्रास एंड हुगली बंगाल में फैक्ट्री सेटअप किया जाता है पुर्तगीज पावर के द्वारा, ठीक। उसके बाद नोट में एक पॉइंट दे रखा है, हुगली को ये लोग हार जाते हैं किससे? कासिम खां, मुगल मुगल के जो रूलर थे शाहजहां, उनके जो गवर्नर होते हैं कासिम खां, उनसे ये हुगली को हार जाते हैं। कब? 1631 में। तो इसके बारे में आगे भी देख लेंगे, इधर में मेंशन कर दिया डिक्लाइन में, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूरोपियंस को इंडिया में आने के बाद इंडियंस को क्या क्या सिग्निफिकेंट और क्या क्या फ़ायदा हुआ था, और इंडिया में क्या क्या नए नए चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ थे। फ़ायदा तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनके आने के बाद क्या होता है? ये तो बेसिकली मोनोपोली प्रोवाइड करना चाहते थे, ट्रेड करना, और इंडिया को लूटना चाहते थे जो जितने भी यूरोपियंस आए इंडिया में, ठीक। तो सिग्निफिकेंट जो कि इन द सेंस मान सकते हैं कि इनके आने के बाद इंडिया में क्या क्या नया नया चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक। तो उसके बारे में अब देखते हैं। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहले देखते हैं शिप बिल्डिंग आता है। इंट्रो करते हैं मल्टीटेक शिप बिल्डिंग को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रमोट करते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर्स को प्रमोट करते हैं। आर्किटेक्चर इन द सेंस इंडियन आर्किटेक्चर भी एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, ठीक। तो उसमें क्या करना रहता था? ये अपना भी इन्फ्लुएंस उसमें ऐड कर देते थे। जो न्यू आर्किटेक्चर आता था, दोनों को कंबाइन करके एक अलग तरीके के आर्किटेक्चर उस समय बनने लगे थे, ठीक। तो आर्किटेक्चर इस सेंस में ऐसा बात किया जाएगा, ठीक। उसके बाद टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आए, तो उसमें कौन क्या क्या है? तो प्रिंटिंग प्रेस आता है 1500 में, ठीक। और कार्टोग्राफी आया, मतलब क्या होता है? मैपिंग, इंडियन कोस्ट का मैपिंग होना स्टार्ट हो गया था, ठीक। उसके बाद नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, पाइनएप्पल, टोबैको को इंडिया में नए क्रॉप्स ये थे, और इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर नेवल फोर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस होता है इनके समय पे, तो क्रेडिट इनको जाता है।
तो अब इनका डिक्लाइन के पीछे का मेन रीजन के बारे में हम जानते हैं। तो इनका डिक्लाइन के पीछे का मेन रीजन था क्या? इनटॉलरेंस, रिलीजियस पॉलिसी था, और डिसऑनेस्ट ट्रेड, जो कि इनका इंटीरियर रीजन था, जो कि इनके अंदर में था कि डिसऑनेस्ट ट्रेड होता था, करप्शन वगैरह बहुत था इनके समय पे, ठीक। और क्या था? मोनोपोली ओवर ट्रेड रूट, मोनोपोली भी उस समय इनका इन हो गया था। तो ये सारे पॉइंट्स थे, मेन रीजन थे इनके डिक्लाइन के। और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि मुगल के साथ इनका रिलेशन क्या था। सबसे पहले तो इनका मुगल के साथ रिलेशन बहुत अच्छा था, फिर नियरली गुड, मतलब ठीक ठाक चलने लगा। और उसके बाद शाहजहां के टाइम तक आते आते ऑलमोस्ट रिलेशनशिप इनका मुगल के साथ खत्म, एंड ही हो चुका था, ठीक। तो मुगल्स भी इनको सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, और मुगल्स इनको सपोर्ट करते थे उस समय। उस समय मुगल सपोर्ट करते थे इंग्लिश और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने लगा था। तो ब्रिटिशर्स इंक्रीज का पावर इधर में इंडिया में इंक्रीज होने लगा था, और इनका डिक्लाइन होने लगा था, ठीक। तो अच्छे से देख लेते हैं, जैसे कि अकबर के समय पे क्या गुड रिलेशनशिप था। रोडोल्फो एक विवा आए थे अकबर के, अकबर ने इनको इनवाइट किया था, और जेरोम एक्सवायर को भी इनवाइट किया था। बेसिकली ये लोग अकबर से चाहते ये थे कि ये लोग अकबर को कन्वर्ट कराना चाहते थे, मुस्लिम छोड़ के क्रिश्चियन में, मुस्लिम से क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराना चाहते थे। अगर अकबर कन्वर्ट हो जाते तो इनके लिए फायदा ही फायदा होता, क्योंकि वो फिर इनकी सारी बातें मानने लगती, इनको मोनोपोली प्रोवाइड कर देते, और इनका जीत हो जाता इंडिया में, इंडिया में इनका भी पावर एस्टेब्लिश हो जाता। तो बेसिकली इन लोगों को आकर और अकबर को इन्फ्लुएंस करने के पीछे का मेन कारण यही था, ठीक। इसके बाद जहांगीर, जहांगीर से इनका क्या बताया जा रहा, रिलेशनशिप नियरली गुड था, नियरली गुड में ठीक ठाक था, क्योंकि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आते हैं अपने सिर्फ फैक्टर के साथ इंडिया पहुंचते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस के आने के बाद क्या होता है, पुर्तगीज क्या अपोज करते हैं, और इनको थोड़ा सा कंपटीशन प्रोवाइड होता है, जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया आने लगे, तो उसकी वजह से ट्रेड में थोड़ा कंपटीशन प्रोवाइड होने लगता है, ठीक। तो इसके लिए पुर्तगीज क्या करते हैं, अपोज करते हैं इसको। फिर 1612 में कैप्टन, सॉरी यहाँ पे ये होगा, उसको आप करेक्ट कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक। कैप्टन वेस्ट आते हैं, जो कि उनका शिप था ड्रैगन। तो इनको क्या मिलता है, इनको परमिशन मिल जाता है सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का। देखिए इसके पीछे का मेजरली ये कारण था कि कैप्टन बिस्ट को और तुर्किश भाषा आती थी, और वो जहांगीर को अच्छे से इंप्रेस कर पाए, और जहांगीर उनसे इंप्रेस हो गया, तो उसके वजह से इनको मिल गया था परमिशन सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का, ठीक। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था, 1613 में हुआ था वो। कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1613 में, पुर्तगीज क्या कैप्चर कर लेते हैं मुगल शिप को, और उसके वजह से क्या होता है, जहांगीर ऑफेंड हो जाते हैं पुर्तगीज के ऊपर, ठीक। इसके बाद शाहजहां से इनका रिलेशन देखते हैं। शाहजहां से इनका रिलेशन ऑलमोस्ट इन हो गया था, ठीक, क्योंकि पुर्तगीज उस समय किस में इन्वॉल्व थे, स्लैब ट्रेड में, हुगली में इन्वॉल्व थे। और इसके अंदर ही क्या करते हैं, ये दो स्लैब गर्ल यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको करेक्ट ही कर देता हूँ। सो गाइस ये मेजरली करेक्ट लग रहा है, ठीक। तो ये भी मैंने करेक्ट कर दिया। तो कहाँ पे थे, हाँ, स्लैब ट्रेड में इन्वॉल्व थे पुर्तगीज। तो जहांगीर इससे खुश नहीं थे, और प्लस इसके अंडर में क्या होता है, दो स्लैब गर्ल को, जो कि मुमताज की दो स्लैब गर्ल को ये सीज कर लेते हैं 24 जून 1632 में। तो जहांगीर इसकी वजह से ऑफेंड हो जाते हैं, और ऑर्डर कर देते हैं कि इसको, अपने गवर्नर को, कासिम खां को, हुगली को कैप्चर करने के लिए 1631 में। तो इसके वजह से जहांगीर से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और इनका रिलेशन, सॉरी जहांगीर बोल रहे हैं मैं, शाहजहां से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और इनका रिलेशन यहाँ पे खराब हो जाता है, ठीक। यहाँ तक समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अदर लॉसेस क्या था, मराठा कैप्चर कर लेते हैं, जो कि ये आइलैंड ऑफ बेसिन था, 1534 में ये कैप्चर करते हैं बहादुर साहब गुजरात से। तो उन मराठा वापस इसको कैप्चर कर लेते हैं 1739 में। तो इससे ये आइलैंड ऑफ बेसिन को भी ये लॉस कर जाते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, डिस्कवरी हो जाता है ब्राजील का। तो इनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है ब्राजील की ओर, एक्सेप्ट इंडिया से इनका अटेंशन ब्राजील की ओर डाइवर्ट हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि इंडिया में ये इम्पोर्टेंट, इंडिया को कम इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तो इनका ट्रेड भी और इनका डिक्लाइन इंडिया में स्टार्ट हो जाता है। तो मेजरली ये सारे जो फैक्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनके डिक्लाइन के लिए। और अप्रोक्स हमने कम्प्लीटली सारे चीज़ तो कवर कर ही लिया इस माइंड मैप में। तो हमारा ये वाली टॉपिक एडवेंट ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया आज कंप्लीट होता है। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू। और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे डच और इंग्लिश के बारे में। सो थैंक यू, बाय बाय।